नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा को लेकर के सवाल उठे तो तमाम प्रांतों के मुताबिक इस पर फैसले की रणनीति बनी। केंद्रीय मंत्रियों को ही मौजूदगी में इस बैठक के बाद हालांकि ये तो तय है कि परीक्षा नियमित प्रोटोकॉल के मुताबिक ही आयोजित नहीं की जाएगी, लिहाजा सीबीएसई बोर्ड ने फिर ये प्रस्ताव रखा कि पहले तो परीक्षा का पैटर्न बदल दिया जाए और सिर्फ जरूरी विषय की ही परीक्षा हो, बाकी विषय को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाए। देश में कोरोना महामारी के संकट ने सारी व्यवस्था को तहस-नहस करके रख दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगले दिन क्या होने वाला है। ऐसा एक संकट प्रदेश और देश के उन बच्चों पे भी है जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन का टाइम भी आ रहा है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ भी सरकार कर रही है ताकि शिक्षकों के माध्यम से या और जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसके माध्यम से बच्चों का लर्निंग बना रहे, बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, गोविंद सिंह ठाकुर जी। अभी प्लस टू के एग्जामिनेशन होना है, बड़ी सारी ऐसी ऐसी तमाम पेचीदगियां हैं जिसके चलते ये भी लग रहा है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। देश भर के जो शिक्षा मंत्री उनके साथ भी केंद्रीय नेता बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत भी हुई है। शिक्षा मंत्री से ही जानते हैं प्रदेश आज कहाँ खड़ा है। क्या हम आने वाले दिनों में जिस तरह से ये कोरोना के संकट बढ़ रहे हैं, परीक्षाएं कराने की स्थिति में है या कुछ और विकल्प तलाशे होंगे। गोविंद जी, कैसे चलेगा प्रदेश में, कैसे शिक्षा का काम चलेगा? अभी तो ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अब आगे कैसे परीक्षाएं हो पाएगी, क्या होगी? अभिभावक भी जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पिछले साल जब 2020 में प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के ही बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, कम हो, उस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया गया। हर घर पाठशाला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया, ऑनलाइन शिक्षा दी गई और साथ में हमारे अध्यापकों ने यहाँ तक भी किया कि जिन क्षेत्रों में ये लगता था कि इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या बच्चों के पास कहीं मोबाइल नहीं है, तो वहाँ पर घर घर में जा कर के भी रिटर्न नोट्स हमारे अध्यापकों ने बच्चों को पहुँचाए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई ठीक प्रकार से कर सकें। लेकिन तब भी कोरोना महामारी के कारण से नुकसान तो हुआ है, हर क्षेत्र का हुआ है और उसके बावजूद, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी एक बात तो सत्य है कि जितना अच्छी पढ़ाई स्कूल में आने के कारण से होती है, टीचर से आई कांटेक्ट करने के कारण से होती है, शायद उतना अच्छा ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं हो पाता होगा। तो ये वास्तविकता है। और उसके साथ ही कि अभी हिमाचल प्रदेश में जो गत दिनों में जो परीक्षाएं होनी थी, उसमें जब कोरोना के मामले बहुत तेज गति से बढ़े, पूरे देश में भी और सब जगह पर परीक्षाएं भी स्थगित की गई और केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की भी स्थगित की। तो उसके उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि जो बच्चे हमारे 10वीं के और प्लस वन के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम प्रमोट करें और उनके पिछले नंबरों के आधार पर और असेसमेंट लगा करके तो उनको प्रमोट किया गया है। लेकिन फिर एक प्रश्न सबके सामने जो बहुत ज़्यादा सबके मन में है कि जो प्लस टू की जो शिक्षा है और वो जो परीक्षाएं, वो कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों का ये मानना है कि वो होनी चाहिए, क्योंकि प्लस टू के बाद बच्चा बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाता है और अनेक प्रकार का जो उसके जीवन के लिए आने वाले समय में करियर के लिए जो आवश्यक है उस दिशा में जाना चाहता है, तो उसमें बच्चे की परीक्षाएं होनी चाहिए। तो उस सब पर चर्चा भी चली है, अभिभावक भी चिंतित हैं, अध्यापक भी चिंतित हैं और बच्चों के अंदर भी ये सब के सब प्रश्न हैं। और इस सब के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि अभी 23 तारीख को उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के 5 मंत्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन उनकी अध्यक्षता में कराया, जिसमें केंद्रीय हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में देश के सभी राज्य मंत्रियों को जोड़ा और देश के हर राज्य मंत्री की बात को उन्होंने सुना है कि वो क्या कहते हैं और हर प्रदेश ने अपने लिए क्या रणनीति अपनाई है। उस सब के आधार पर सभी ने अपनी बात की है। तो भारत सरकार ने 2 ऑप्शन रखी थी कि एक ऑप्शन ए है जिसमें परीक्षा पहले की भांति चलती थी, 3 घंटे का पेपर होगा और वो सारी प्रोसेस में 3 महीने का समय लगता है।
और एक ऑप्शन बी है जिसमें 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और जिसमें 45 दिन का समय लगेगा। तो अधिकतर राज्यों ने कहा कि ऑप्शन बी सबको सूट करता है, ताकि जेईई मेंस, नीट, आईसीएआर और जेईई एडवांस, ये जितनी परीक्षाएं होती है उससे पहले पहले +2 की परीक्षाएं हों। तो ऑप्शन बी को बहुत लोगों ने चॉइस किया है। और जहां हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हमने अपने पेपर अप्रैल में +2 के शुरू कर दिए थे और जिसमें कि अप्रैल से पहले हमारे सारे प्रैक्टिकल हो गए थे बच्चों के। और 13 अप्रैल को इंग्लिश का पहला पेपर था, वो पेपर अच्छा हो गया जिसमें 1,02,000 के करीब बच्चों ने भाग लिया, 100% उसमें हाजिरी रही। लेकिन 14 अप्रैल को पेपर हमारे स्थगित हो गए थे। अब हमने कहा है कि हमारे जितना भी हमारे क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच चुके हैं। और अगर अब आगामी आने वाले दिनों में जो कोरोना के मामले हैं ये थोड़ा कंट्रोल होता, स्थिति थोड़ी सामान्य होती है, तो हम 15 जून के बाद हिमाचल प्रदेश जो शिक्षा बोर्ड के पेपर हम करवा सकते हैं और जिसमें कि हम बहुत सफलतापूर्वक तरीके से उनको कर सकते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। डॉक्टर साहब, आज के पैंडेमिक के दौर में बड़ी सारी मुश्किलें लोगों के सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर परीक्षाएं होती है, जैसे आपने कहा कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, क्या इसके लिए एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तैयारियां, वो एग्जामिनेशन पॉइंट से लोगों की ड्यूटी, सेंटर्स का सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें हो गई है? अगर हो गई है तो क्या सरकार इसको लेके अभिभावकों की, खासकर उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी चिंता भी है, इस मुश्किल के दौर में क्या उनको भी कॉन्फिडेंस में लेगी? क्या उनके पास ऑप्शन भी होगी? क्या उनका बच्चा अगर तैयार नहीं है, अगर उनको लगता है कि डर है, तो क्या उनको आगे परीक्षा देने के लिए ऐसे भी कोई ऑप्शन दी जा सकती है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपने जो कहा है कि इस सारे संबंध में इस सप्ताह हम देखेंगे और इसके बाद ये कि हम ईपीटीएम भी करेंगे जिसमें अध्यापकों से और अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे और उनके भी सुझाव लेंगे। और उस समय के हालात के मुताबिक जो बहुमूल्य सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से उन सुझावों के आधार पर आगे विचार किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उनका जीवन ठीक रहे और फिर शिक्षा का नुकसान भी उनका ना हो। तो लेकिन उसमें यदि आवश्यकता हुई तो हम ऐसा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री लगातार केंद्रीय नेताओं से भी बात कर रहे हैं, अभिभावकों से बात कर रहे हैं, सरकार के आला अधिकारी से इस पर मंथन कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षाएं कैसी हो, जो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है उसमें क्या रोज सुधार किए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों का फीडबैक भी ले। तो सुन रहे थे आप, परीक्षा नियमित प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं होगी। हालांकि ये फैसला भी लिया गया है। इसमें 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के जो संवाद है वो आज हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में ये संवाद हुआ। इसमें जो तय पैटर्न है उसके आधार पर अब परीक्षाएं तो नहीं होनी है, लेकिन सवाल इसके साथ ये भी है कि जो सुझाव दिया गया है जिस पर अब इस परीक्षा को आगे आयोजित करने की बात है, जिसमें ज़रूरी विषय को छोड़कर बाकी सब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप धीमान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप धीमान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रामकुमार जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई, सवाल ये था कि इस पर जो रणनीति बनी आज, कुछ जरूरी विषय को छोड़कर बाकी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो नंबर्स हैं वो दे दिए जाएं। ये जो निर्णय लिया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और प्रदेश में जब जब भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं उस हिसाब से समय की आवश्यकता के अनुसार चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें प्रदेश सरकार ने निर्णय दिया है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा को लेकर, तो उसको लेकर भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा भी माननीय हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि अभी 2 दिन पहले जैसे केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जिस मीटिंग हुई थी उसमें देश के लगभग सभी शिक्षा मंत्री थे, केंद्र के अनेक मंत्री थे, तो उसमें वो सीबीएसई एग्जाम को लेकर और दूसरे प्रदेशों की जो अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड उनको लेकर चर्चा हुई थी। तो उसमें काफी चीजें विचार विमर्श के बाद तय करने का निर्णय लिया गया था उसमें, लेकिन वो प्रदेशों तक छोड़ा गया कि भाई प्रदेश सरकारें अपने हिसाब से उसमें उसको धरातल पर लाएंगी, अमल करेंगी। तो जो आपने प्रश्न किया कि जैसे माननीय मंत्री जी हमारे कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई के तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी नहीं है, संख्या कम है, लेकिन प्रदेश में हमारे शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी इस बार जो +2 में
शिक्षा देने जा रहे थे उनकी संख्या 2,10,000 के आसपास है। और इसमें भी 2,10,000 में से एक बड़ा पेपर जो इंग्लिश का रहता है, वो चाहे आर्ट्स फैकल्टी के हो, चाहे वो कॉमर्स फैकल्टी को, चाहे साइंस फैकल्टी को, उनका ये कॉमन पेपर होता है और ये सबसे बड़ा पेपर रहता है और ये ऑलरेडी हो चुका है। अब रही उसके बाद जो दूसरे पेपर हैं उसको लेकर भी प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं और कर भी लिया काफी हद तक। और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी इस प्रकार का भेजा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो जहां तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई का एग्जाम जैसे केंद्र की सरकार कराएगी, जैसे वहां ऑप्शन ए है, बी है, तो भी आपके ध्यान में होगा ऑप्शन बी में है कि सीबीएसई वैसे तो कुल 30 विषय रहते हैं और उसमें ये कहा गया है जो मुख्य विषय है वो 19 के आसपास है। तो उन विषयों पर परीक्षा हो जाए। और साथ में ये भी चर्चा हुई कि भाई 3 घंटे की बजाय अगर एग्जाम 1.5 घंटे का हो जाए, ये ऑप्शन बी में आता है, फिर जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो एक सीबीएसई कुछ ऐसा करने जा रही है। ऑप्शन बी पर अधिकांश राज्य सरकारों की सहमति बनी है। इक्का दुक्का सरकारों को छोड़कर, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली की सरकार हो, इनको थोड़ा इसमें रिजर्वेशन थी। मैं बात कर रहा था प्रदेश सरकार की, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे थे, हमारे 2,10,000 विद्यार्थी हैं, 1795 हमारे परीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। और मुझे ये आपको बताते हुए ये बड़ा एक अच्छा भी लग रहा है कि 1500 ऐसे हमारे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर संख्या विद्यार्थियों की 50 से कम रहने वाली है। तो जिस एग्जामिनेशन सेंटर में संख्या ही 50 है, तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत है, उसको लागू करना, उसको मेंटेन करना और भी आसान हो जाता है। और लगभग कोई 80 से 100 ऐसे हमारे परीक्षा केंद्र हिमाचल में ऐसे हैं जहां 100 के आसपास की संख्या है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी संख्या परीक्षा केंद्रों की है वो संख्या मात्र 1500 के आसपास है। दूसरी बात, जब पहले एग्जाम हो रहे थे तो मॉर्निंग में मैट्रिक के होते थे और इवनिंग सेशन में 2 से 5 +2 के होते थे। अब 10वीं का तो आपके ध्यान में है, 10वीं की तो सारे परीक्षा रद्द हो गई है और उनको प्रमोट कर दिया। अब वो सारे का सारा जो परीक्षा केंद्र है उसमें एक ही सेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर सरकार निर्णय लेती है, शिक्षा विभाग निर्णय लेता है, जब भी लेगा वो, तो केवल और केवल +2 की परीक्षा होगी और उसको भी मॉर्निंग सेशन में 9 से 12 जो भी समय उसमें तय हो तो उसमें करेंगे। तो उसमें भी ये भी साथ में सारी जो एसओपी रहती है, जो गाइडलाइंस रहती हैं कोविड की, तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को मानते हुए, पूरा सैनिटाइज परीक्षा केंद्रों को करते हुए जब भी सरकार निर्णय लेगी तो परीक्षा की जाएगी। और इतना भी तय हुआ है चर्चा में कि भाई जब भी परीक्षा लेंगे तो विद्यार्थियों को एडवांस में बताएंगे। ये नहीं है कि 2 दिन पहले बता दिया कि 3 दिन बाद आपकी परीक्षा शुरू है, उसके 15 दिन पहले विद्यार्थियों को जानकारी पूरी मिलेगी। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री ये बता भी रहे थे। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि हिमाचल सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने +2 एग्जाम जो होने अगर करवाने हैं उसका पूरी तैयारी कर ली है कि करेंगे तो कैसे करेंगे। इतना जरूर भी थोड़ा विषय चर्चा हुई है कि क्या जैसे सीबीएसई का पैटर्न है तो उसके हिसाब से करेंगे या जो 3 घंटे के पेपर उस हिसाब से करेंगे। तो ये भी बहुत जल्द इस पर भी समय के अनुसार फैसला ले लिया जाएगा। कोविड का क्या रहता है आने वाले समय, कोविड को लेकर हम बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी ने नहीं कल्पना की थी कि मार्च अप्रैल में इतनी बड़ी संख्या में देश भर में केस आए थे। जितने भी एक्सपर्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कोविड का जो बिहेवियर है, जैसे इसका म्यूटेशन होता रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की डेट में इतना ही कह सके कि जैसे इस पर ठीक से नियंत्रण होता है, वैसे तो ये अच्छी बात है। पिछले अनेक दिनों से जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो देश भर में, मैं केवल हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल में तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट चला है, देश भर में केसेस कम हो रहे। केवल दक्षिण भारत में 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी वो ट्रेंड वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे और ये सारा प्रदेश सरकार देख रही है। ठीक है, चलिए डॉक्टर दिलीप धीमान जी, अब कैसे देख रहे हैं आज जो ये निर्णय लिया गया है? क्या आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई परिवर्तन या कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है? देखिए, ये जो परीक्षा का प्रश्न है, परीक्षा तो होनी ही चाहिए। कोई भी एजुकेशन है, किसी भी सिस्टम का एंड पॉइंट इज एग्जाम। तो एग्जाम जब तक नहीं होगा और उसको होना दौरान और उसको क्या तैयारी कर रखी है और किस तरह से करना चाहिए, वो एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरकार को पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके शिक्षा केंद्र जितने हैं, जितना हमारे पास पैराफर्नालिया है, उसको हम किस तरह करेंगे। और जैसे कि राम कुमार प्रोफेसर जी ने बताया कि हमारे 1500 के करीब एग्जामिनेशन हॉल होंगे या एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे,
तो उनकी सैनिटाइजेशन किस तरह होनी चाहिए और प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसको किस तरह फॉलो किया जाना चाहिए, इसमें सबसे बढ़िया जी बताएं। जी जी हेलो जी, दिलीप जी बोले। हाँ, तो ये किस तरह होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ए एंड बी, तो ऑप्शन ए एंड बी में A is a theoretical part which is take 3 hours and B is a one where they take only 1.30 minutes. So 1 hour 30 minutes. The time duration is not a factor affecting और जो factor इसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का टाइम, it is not spreading. You are taking a social distancing, you are taking everything precaution. तो टाइम ड्यूरेशन इज टू बी स्पेंड ऑन द एग्जामिनेशन हॉल, वो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और एग्जाम होना चाहिए। और लोगों के मन से फियर ऑफ डेवस्टेटिंग रिजल्ट ऑफ पेंडेमिक, अगर चिल्ड्रंस में ये जो कोविड की सेकंड लहर है और जो कोविड की म्यूटेशन है जो इंडियन, एंड इसका इफेक्ट जो है वो फैकल्टी पे, टीचर्स पे वो ज्यादा होगा, बच्चों पे कम होगा। अभी जैसे थर्ड वेव आने वाली है तो उसका इफेक्ट जो है वो शायद बच्चों पे ज्यादा है, जैसे कि साइंटिस्ट रिपोर्ट करते हैं जी। और उसको देखते हुए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और ये हमारी ये जो यंग जनरेशन है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सेकेंड वेव से ये लेसन जरूर सीख लेना चाहिए कि हमने मैनेजमेंट फर्स्ट वेव में इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, सेकंड वेव का आने का अंदेशा था लेकिन हमने उसकी तैयारी शायद नहीं की या कम की है। उसको देखते हुए हमें थर्ड वेव को मद्देनजर रखना चाहिए और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना डायमंड एंड उन्हीं को इसमें रखते हुए एक तो वैक्सीनेशन का, जितने टीचर्स हैं दे शुड बी मैक्सिमली वैक्सीनेटेड, कि उनमें कोई इफेक्ट ना हो, उनमें कोई फियर ऑफ वैक्सीनेशन ना हो। और सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे प्रोफेसर राम को, आई टोटली एग्री विद हिम, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आई ऑल्सो रिमेन्ड ए स्टूडेंट, ही ऑल्सो रिमेन्ड ए स्टूडेंट, सो व्हेन यू आर इन ए स्कूल द सोशल डिस्टेंसिंग हैज नो इफेक्ट and the children they cannot maintain the social distancing and during exam also they don't maintain, and this is a totally a chaos and that has to be strictly to be followed, and there has to be some law and order situation also and that should be taken. Then the mental condition, the children has to be mentally prepared. So mental health है वो घर से शुरू होती है, उनके पेरेंट्स उनको बताएं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, उनको एग्जाम में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना है, आने के बाद हाथों को सैनिटाइज करना है, वॉश करना है। तो ये सब चीजें जो है वो उनको करनी है, वो उनकी मेंटल मेकअप करना है। और अगर कुछ टाइम के लिए ये पोस्टपोन हो जाता है तो उसको भी रखना चाहिए अपनी नजर में, ताकि अगर पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन हमारे पास आ जाती है तो वी शुड स्टार्ट डूइंग वैक्सीनेशन फॉर द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो जितनी हमारे से हो सकती है तो उसके लिए हर काम को छोड़ के अगर हम बच्चों को ही इम्यूनाइज करने लगे तो वी कैन डू इट वेरी फास्ट। अगर हम 3 डेज के लिए टोटली बच्चों को इम्यूनाइज करना शुरू करेंगे तो उसका हमें देख लेना चाहिए। बिल्कुल। उससे पहले इसके साइड इफेक्ट और ये देखने बहुत जरूरी हैं और इसका उनका फियर नहीं होना चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीनेशन जो है ये जरूरी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप बिल्कुल ठीक है धीमान जी जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर राम कुमार जी, देखिए कुल मिलाकर के उनका कंसर्न सिर्फ इस बात का है कि देखिए एग्जाम तो आपको करना है, उसके लिए जो रणनीति आप लोग बनाए, जो नीति आपको बनाए उसका स्वागत है, लेकिन कंसर्न उनका सिर्फ इस बात को लेकर के है कि इस कोविड के काल में आप लोग वो प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी जान से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। वो सारी चीजें, वो सारा मैनेजमेंट क्या उस तरीके से इस समय वर्क कर रहा है, क्या वो सारी चीजें उतनी पुख्ता हैं आपकी ये एग्जाम उस तरीके से हो पाए जो बात आप कह रहे थे? कंसर्न सिर्फ सेफ्टी का है, क्या वो व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल सही बात हमारे दिलीप जी कह रहे थे कि बच्चों की सुरक्षा उस सबसे इम्पोर्टेंट है और आप भी सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, शायद इससे सब सहमत होंगे। और सैद्धांतिक रूप से जितनी बातें भाई दिलीप जी ने कही है मैं भी उनसे 100% सहमत हूँ कि एग्जाम होने चाहिए।
क्योंकि ये खुद माने कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो साल भर में बच्चों ने जो पढ़ाई की है, चाहे बेशक ऑनलाइन क्लासेस हुई, बीच में एक्चुअल क्लासेस भी हुई इस बार तो जो इन्होंने बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने पहले भी कहा कि 1500 का जिक्र कर रहे थे, 1800 के आसपास हमारे कोल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, और उन 1800 में भी इस पर क्या हो रहा है, मैंने कहा ना कि 1500 ऐसे सेंटर हैं जहां केवल और केवल 50 तक ही विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। साथ में उन 1800 सेंटर में केवल +2 के बच्चे ही जाएंगे, 10वीं के परीक्षा हमने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो ये नहीं कि मॉर्निंग वाले बच्चे भी भाई इकट्ठे होंगे, इवनिंग वाले भी इकट्ठे होंगे, आफ्टरनून वाले बच्चे इकट्ठे होंगे, तो एक तो संख्या पहले से कम हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग एक क्लास में ये भी तय हुआ है साथ में कि भाई जो एक एग्जामिनेशन रूम है वहां रूटीन में हम 40 बच्चों पर एक इन्विजिलेटर लगवाते हैं, 1 टीचर फॉर 40 स्टूडेंट्स। लेकिन इस पर कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, टीचर्स को भी प्रोटेक्शन देने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि भाई एक एग्जामिनेशन रूम में केवल और केवल 20 विद्यार्थी बैठेंगे और 20 पर एक इन्विजिलेटर यानी कि एक टीचर होगा। तो ये इसीलिए किया गया है। और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ही प्रदेश सरकार ने जब एक पेपर हो चुका था इंग्लिश का पूरे प्रदेश भर में, उसके बाद जैसे ही केसेस बढ़ने लगे और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल एडवांस में ये घोषणा कर दी कि भाई हम ये सारा ध्यान में रखते हुए कि संख्या बढ़ सकती है, केसेस ज्यादा आ सकते हैं, बच्चों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, परीक्षाएं पूरे प्रदेश में पोस्टपोन की थी। हालांकि कुछ लोगों ने उस समय प्रदेश सरकार के निर्णय पर टीका टिप्पणी की थी कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज की स्थिति में जो दिलीप जी ने एक अच्छी चर्चा की है, मैं भी उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा हूं कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे कोविड गाइडलाइंस को मानते हुए, SOP को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन जितनी हो जाए अच्छी बात है। ये तो आपके ध्यान में भी है, हमारे ध्यान में भी है कि पूरे देश की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है एक महीने में, वो सबके ध्यान में, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये ऑलरेडी प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के ध्यान में है कि हम सारा ये मेंटेन करेंगे। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक बहुत ही प्रोफेशनल स्कूल एग्जामिनेशन के लिए शिक्षा बोर्ड माना गया है हिमाचल का। और पिछले साल तो आपके ध्यान में सबसे पहले अगर रिजल्ट किसी ने निकाला तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निकाला था। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बड़ा प्रोफेशनल तरीके से एग्जाम करवाता है, शिक्षा विभाग की निगरानी में सारा ये होगा। तो जब भी फैसला होगा, आपने कहा कि इसको थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, तो वो मैंने कहा ना कि वो तो मंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में देखते हुए 10-15 दिन क्या रहता है उसके अनुसार ही फैसला करेंगे। और फैसला कोई ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन में एग्जाम करा देंगे, बच्चों को टाइम देंगे ताकि बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस की बात दिलीप जी कर रहे हैं, बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस ना हो। क्योंकि मान लो आज कोई घोषणा कर देते हैं कि 4 दिन बाद। चलिए, रामकुमार जी से मेरा संपर्क खत्म हो गया। चलिए, इसी के साथ चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि नया फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब देखना यह है क्योंकि जो इसके अंदर एग्जीक्यूशन के पार्ट में प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार दूर करती है। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।